Market is clearly in the downtrend due to the global cues like Russia-Ukraine war, rising crude oil prices adding fuel to the already rising inflation at global level. But ये कोई नई बात नहीं है. This is exactly in line with our expectation that we discussed in one of our earlier videos. In fact, हम लोग तो fortunate है कि market हमें second बड़ी opportunity दे रहा है within the span of 2 years. First was of course the COVID and now we are in the war situation. कुछ इन्वेस्टर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं, मार्केट बढ़ता है तो बोलते हैं वी आर द ओनली अनलकी पर्सन जो प्रॉफिट नहीं बना पाते. काश मार्केट नीचे जाए एंड हम लोग इन्वेस्ट कर सके. और जब मार्केट नीचे जाता है तब बोलते हैं कि मार्केट हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ लॉसेस ही होते हैं. अगर आप ऐसी मेंटेलिटी से चलोगे तो डेफिनेटली मार्केट में कभी भी इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे. One of the strategy is to invest in blue chip quality stocks because blue chip stocks are less volatile compared to mid and small cap stocks. आज अपने साथ ऐसे क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के दिन रीजनेबल वैल्यूएशंस में अवेलेबल है. तो जो पहला स्टॉक है उसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज. भाई जैसा नाम वैसा ही काम, दोनों ही सुप्रीम है. मार्केट लीडर है प्लास्टिक के पाइप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड मैन्युफैक्चर करता है हाई क्वालिटी प्लास्टिक पाइप्स फॉर प्लम्बिंग, ड्रेनेज एंड वाटर स्टोरेज फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. उसके साथ ही जल जीवन स्कीम जिसके तहत गवर्नमेंट कमिटेड है कि इंडिया के हर घर में टैप वाटर अवेलेबल हो. एंड बजट 2020 में गवर्नमेंट ने इस योजना के लिए 86,000 करोड़ का एलोकेशन किया है. देयरफॉर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होगी, इस पे कोई शक नहीं है. बट यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर आ जाता है. करंटली ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्राइसेस आर गोइंग अप एंड हमें पता है कि प्लास्टिक के पाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेट्रोलियम एंड ऑयल आर वन ऑफ द कंपोनेंट और वन ऑफ द रॉ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड. तो मार्जिन्स पे डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा इस पूरे सेक्टर पे इन द कमिंग क्वार्टर्स. हैविंग सेड दैट, जब भी मार्केट में इस तरह की क्राइसिस आती है जहां पे सप्लाई चेन एंड मटेरियल सोर्सिंग में डिफिकल्टीज आती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कई कंपनीज अपना मार्केट शेयर लूज कर देती है एंड देयरफॉर कंपनीज लाइक सुप्रीम, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप वुड गेन मोर एंड मोर मार्केट शेयर्स इवेंचुअली. अब कंपनी के की फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं. मार्केट कैप कंपनी की 25,000 करोड़ है. करंट मार्केट प्राइस 1984 पे चल रहा है जो कि अपने 52 वीक हाई से रफली 26% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है. स्टॉक का पी अप्रोक्सीमेटली 23 है जो कि अगेन अपनी मीडियन से काफी नीचे चल रहा है. कंपनी ने रिसेंट ईयर में 36% की आरओई जनरेट की है विच इज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. डेट इक्विटी 0.01 का है जो कि काफी इनसिग्निफिकेंट है. रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 17% से ग्रो किया है एंड लास्ट 10 ईयर्स में 12% की सीएजीआर से ग्रो किया है. वहीं प्रॉफिट्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स की ग्रोथ रेट है 34% एंड 10 ईयर्स की ग्रोथ रेट है 20%. कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं. अगर आप देखो तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी कंसिस्टेंटली 25% के ऊपर की आरओई जनरेट कर रही है which is again a very very good sign. सेकेंड स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो बैंकिंग सेक्टर से है एंड इट इज़ नन अदर दैन HDFC बैंक. पोस्ट कोविड अब जब इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है तो बैंकिंग सेक्टर हो जाती है डायरेक्ट बेनिफिशियरी. ऑन टॉप ऑफ इट एनपीए एंड बैड लोन्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस है इन द अपकमिंग क्वार्टर्स. HDFC बैंक इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट बैंक है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स बोथ. अनफॉर्चुनेटली HDFC बैंक काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रही है फॉर नंबर ऑफ रीजंस. दिसंबर 2020 में आरबीआई ने HDFC बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड इशू पे बैन लगा दिया था क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल आउटेजेस हो रहे थे. ये बैन करीब करीब 9 मंथ्स तक चला, पर बैन हटने के कुछ ही मंथ्स में HDFC बैंक ने 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड इशू किए. HDFC बैंक ने अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को रिवैम्प किया है and it's committed to invest huge money to bring the bank's digital platform at global benchmark level. Recent quarter में बैंक के नेट एनपीए रिड्यूस होकर 0.37% पे आ गए हैं जो कि लोएस्ट एनपीए है बैंकिंग सेक्टर में. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि HDFC बैंक फ्यूचर में फिर से आउट परफॉर्म करेगी. बैंक के की फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे नज़र डाल लेते हैं. ऑफ कोर्स मार्केट कैप इज़ ह्यूज. करंटली बैंक इज ट्रेडिंग एट 1366 जो कि अपने 52 वीक हाई से अप्रॉक्सीमेटली 21% के डिस्काउंट पे चल रहा है. स्टॉक का पी 21 का है जो कि अपने मीडियन पी 28 से काफ़ी नीचे है. आरओई कंपनी जनरेट कर रही है 16.5% की.
Debt to equity ratio, it's not the correct ratio to judge the performance of a bank because इनका प्राइमरी बिजनेस ही लेंडिंग एंड बोरोइंग का होता है. रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने ग्रो किया है 15% के CAGR से एंड लास्ट 10 ईयर्स की ग्रोथ रेट है 20% का CAGR. प्रॉफिट्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स की ग्रोथ है 20% एंड लास्ट 10 ईयर्स की ग्रोथ है 23%. ऑल इन ऑल इट हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर. थर्ड स्टॉक जो अपनी लिस्ट में है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज. ये स्टॉक मैंने 2 थीम्स को ध्यान में रखते हुए चुना है, डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन एनर्जी. रिलायंस जियो ने इंटरनेट वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है, स्पेशली इन इंडिया, एज इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड थैंक्स टू इट्स लो कॉस्ट डेटा अवेलेबिलिटी. 5G इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है एंड आई बिलीव रिलायंस जियो विल बी इट्स की बेनिफिशियरी. मार्केट में ये भी र्यूमर है कि रिलायंस जियो 2022 में अपना IPO भी लॉन्च कर सकता है. दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस टू वॉच फॉर. एक टाइम पे रिलायंस को मेजरली एक ऑयल कंपनी के नाम से जाना जाता था, बट अभी कंपनी अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है इन द स्पेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी. रिसेंटली रिलायंस ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ 5.95 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए MOU भी साइन किया है टू मेक गुजरात नेट कार्बन फ्री. लास्ट ईयर भी मुकेश अंबानी ने 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया था इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी. रिलायंस ने UK बेस्ड सोडियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर को भी एक्वायर किया एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000 करोड़ रुपीज फॉर द बैटरी कार मैन्युफैक्चरिंग. ऑल इन ऑल देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ फॉर रिलायंस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स. कंपनी के की फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का आता है 15,73,000 करोड़ रुपीस का, विच मेक्स इट द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. करेंट मार्केट प्राइस कंपनी का है 2,326 रुपीज़ का, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 21% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है. स्टॉक का PE अराउंड 28.6 का है, ROE 8% की. रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में रिलायंस ने ग्रो किया है 11% के CAGR से एंड लास्ट 10 ईयर्स में ग्रोथ रही है 6%. प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स की ग्रोथ रही है लास्ट 5 ईयर्स में 8% की एंड लास्ट 10 ईयर्स में 9% की. स्टॉक रिटर्न्स की बात करो तो एक्सीलेंट रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में 20% के CAGR से, लास्ट 5 ईयर्स में 29% के CAGR से. ऑफकोर्स लास्ट 1 साल में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है कंपनी, बट फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है. रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 10%, so double digit return on equity, which is very good considering the size of the company. The next company is Hindustan Unilever in the FMCG sector. एक ऐसा सेक्टर जो कि रिसेशन प्रूफ है वो है FMCG सेक्टर, बिकॉज प्राइस कितने भी बढ़ जाए आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को तो खरीदोगे ही, चाहे वो सोप हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो या फिर डिटर्जेंट हो एंड सो ऑन. हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द लीडर इन दिस सेक्टर. Some of the major brands like Dove, Close-Up, Surf Excel, Lipton, Kisan, Vim, etc. इनकी डिमांड में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता irrespective of the high inflation. Prices for raw materials are of course increasing due to the high inflation, but companies like HUL have always been able to pass on the price rise to its customers. इंडिया में देखोगे तो 10 में से 9 घरों में HUL के प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं यूज़ किए जाते हैं. This makes HUL one of the most profitable company in the country with very high ROE and ROCE. कंपनी के की फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे नज़र डाले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की आती है 4,74,000 करोड़ की. करेंटली कंपनी इज ट्रेडिंग रफली नियर टू 2000 लेवल और ये अपने ऑल टाइम हाई से रफली 30% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है. स्टॉक का PE अराउंड 54 का है, जो कि अपनी मीडियन PE लास्ट 5 ईयर्स के मीडियन PE से काफ़ी नीचे है. ROE कंपनी की एक्सीलेंट है, जो कि अराउंड 30% है एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. डेट काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है. रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली 8 से 10% के बीच में CAGR ग्रोथ रजिस्टर की है इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स. दैट इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कंपनी. प्रॉफिट ग्रोथ इज अराउंड 14 to 16% कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 10 ईयर्स. रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी हैज़ बीन एबल टू जनरेट कंसिस्टेंटली over 50% return on equity. Wow, that is amazing return on equity consistently in the last 10 years. Stock price की बात करें तो last 10 years में company has been a consistent compounder for its shareholders. Last 5 years में भी 18% की CAGR से stock price grow हुआ है. Of course, last 1 year में company की जो share price है that has declined slightly, but this is giving us
an excellent opportunity to add at the current level. Next stock is ITC. Of course, my view could be contrarian for many of you, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमेशा इन्वेस्टर्स के पेशेंस लेवल को टेस्ट करता है। आईटीसी का शेयर प्राइस लास्ट फ्यू ईयर से ग्रो नहीं हुआ। इसका मेन रीजन है सिगरेट इंडस्ट्री को सिन बिजनेस माना जाता है। FIIs ने भी बिकॉज ऑफ ESG दैट इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसी की वजह से अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में। बट एट द सेम टाइम DIIs ने अपनी होल्डिंग्स को रेज किया है ड्यू टू अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ITC के पास 75% मार्केट शेयर है सिगरेट सेक्टर में, विच इज इट्स बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ। FMCG सेक्टर में भी ITC अपनी प्रेजेंस को लगातार इंक्रीज कर रहा है। द मेन डिविजन्स इन FMCG सेक्टर्स आर पैकेज्ड फूड्स, पर्सनल केयर, एजुकेशन एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट बिजनेस है होटल इंडस्ट्री। इनके पास 100 से भी ज़्यादा होटल्स है इंडिया की 70 सिटीज़ में। ऑफकोर्स ड्यू टू कोविड होटल बिजनेस हैज़ इम्पैक्टेड एडवर्सली इन लास्ट 2 years, बट नाउ जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है वी विल सी द ग्रोथ कमिंग बैक इन होटल इंडस्ट्री एज वेल। फिनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो ITC का मार्केट कैप आ जाता है 2,77,000 करोड़ का। करंटली इट इज प्राइस्ड एट 226 रुपीज, जो कि अपने 52 वीक हाई से रफली 15% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। एंड ऑल टाइम हाई से अगर कंपेयर करें तो ये 32% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है करंटली। स्टॉक का पी अराउंड 18.8 का है, जो कि अपनी मीडियन पी से काफ़ी कम है, विच मेक्स इट डेफिनेटली एन अंडरवैल्यूड स्टॉक। ROC की बात करें तो इट इज़ अराउंड 29%, ROE इज 21%, विच इज़ एन एक्सेलेंट ROE that the company is generating for its shareholders. Company is financially independent and completely debt free. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो है कंपनी का डिविडेंड यील्ड। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रफली 4.8% के एनुअल डिविडेंड देती है, जो कि एक FD के रिटर्न के ऑलमोस्ट इक्वल है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में 8% के CAGR से ग्रो किया है एंड लास्ट 5 ईयर्स में 5% के CAGR से ग्रो किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी कंसिस्टेंटली 10% से ग्रो कर रही है। लास्ट 5 ईयर्स में CAGR ग्रोथ रेट है 7%। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी कंसिस्टेंटली 20% से ऊपर जनरेट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, विच इज़ एन एक्सीलेंट साइन। ऑफकोर्स जब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी हैज़ बीन एन अंडर परफॉर्मर इन द लास्ट 5 ईयर्स, बट लुकिंग एट द करंट वैल्यूएशन एंड द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ITC looks like an attractive investment choice. Please note, I am only sharing with you all my analysis and don't consider it as an investment advice. Please do your own research and analysis before you take any decision to invest. Next stock is Grasim Industries. ये आदित्य बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी 1947 एज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। उसके बाद से कंपनी ने अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। It is the largest exporter of viscose rayon fiber with export to approx 50+ countries. केमिकल सेक्टर में भी कंपनी की अच्छी प्रेजेंस है एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कास्टिक सोडा इन इंडिया। कंपनी की प्रेजेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इट डेवलप्स सॉल्यूशंस फॉर ईच स्टेज ऑफ फार्मिंग। वेरी फ्यू पीपल नो दैट Ultratech Cement, which is the largest manufacturer of cement in India, is a subsidiary of Grasim Industries and it holds over 50% स्टेक इन अल्ट्राटेक सीमेंट। कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स पे नज़र डालें तो मार्केट कैप आती है 97,000 करोड़ की। करंटली 1478 पे ट्रेड कर रही है, जो कि अपनी 52 वीक हाई से रफली 24% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। स्टॉक के पी को देखें तो इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 15, जो कि अपने मीडियन पी से काफ़ी कम है एंड इट मेक्स इट एन अंडरवैल्यूड स्टॉक। ROE कंपनी की 7% है, जो कि ओके है। डेट टू इक्विटी अराउंड 1 का है, सो डेट इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड। ROC 11% का है। रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने ग्रो किया 13% के CAGR से एंड लास्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ रेट रही है 15% की। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स की ग्रोथ रेट है 7%, वेयर एज लास्ट 5 ईयर्स की ग्रोथ रेट है 14% CAGR की। स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स की CAGR ग्रोथ रेट रही है 13% की एंड लास्ट 5 ईयर्स की 13%, बट लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने 22% के रेट से रिटर्न दिए हैं। लास्ट कंपनी जो हमारी लिस्ट में है वो है HDFC लाइफ, अ कंपनी फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर।
According to a study, 75% people in India are not covered with any form of life insurance. लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस जो आज की डेट में एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, अनफॉर्चुनेटली द पेनिट्रेशन इज एट अ वेरी वेरी लो लेवल. बट जैसे जैसे एजुकेशन एंड अवेयरनेस बढ़ेगी, दिस सेक्टर विल क्रिएट एन इमेंस पोटेंशियल टू ग्रो एट अ वेरी हाई रेट इन नेक्स्ट 5 to 10 years. HDFC Life is one of the leading company in private insurance sector in India along with ICICI Prudential and Max Life Insurance. अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट एज ग्रुप की मल्टीपल नीड्स को केटर करती है. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज इट्स पार्ट ऑफ HDFC ग्रुप विच इज़ ऑफकोर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रुप्स इन इंडिया. HDFC ब्रांड नेम के साथ साथ जो एक बड़ी एडवांटेज HDFC लाइफ को मिलती है वो है HDFC ग्रुप के लार्ज कस्टमर बेस की एक्सेस. HDFC लाइफ के शेयर प्राइस में अच्छी फॉल देखने को मिली है इन लास्ट फ्यू मंथ्स. इसके दो मेन रीजंस है. पहला रीज़न, फॉरेन प्रमोटर्स जो कि स्टैंडर्ड लाइफ मॉरिशियस बेस्ड कंपनी है, उसने अपनी स्टेक्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है. सेकेंड रीज़न है कोविड की सेकेंड वेव, जिसमें कंपनी को बहुत से क्लेम सेटल करने पड़े विच डेंटेड इट्स प्रॉफिट मार्जिन्स. बट पैंडेमिक से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है जिसका असर हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा. वो ये कि लोगों को हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है, तो ग्रोथ वाइज इमेंस अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन दिस कंपनी. अनदर फैक्टर LIC, जहां पे एक टाइम पे 90% से भी ज़्यादा की मार्केट शेयर हुआ करती थी, वो अब घटकर रह गई है 65%, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी जैसे HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल को मिलता है. कंपनी के की फंडामेंटल पैरामीटर्स पे नज़र डालें तो मार्केट कैप है 110,000 करोड़ की. करंट मार्केट प्राइस इज 522, जो कि अपनी 52 वीक हाई से रफली 33% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है. स्टॉक का पी पे नज़र डालें तो इट इज़ अराउंड 94. इसे देखने से लगता है कि स्टॉक करंटली ओवर वैल्यूड है, बट ऐसा नहीं है. देखिए, ये कंपनी एक इंश्योरेंस सेक्टर में बिलोंग करती है एंड इंश्योरेंस सेक्टर की मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यू विल फाइंड कि स्टॉक का पी इज समवेयर अराउंड 90 to 100 लेवल. वेदर यू टेक ICICI Prudential और SBI लाइफ, ऑल हैव वेरी हाई पी रेशियो. इसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर दैट दिस इज वन सेक्टर विच विल हैव an immense growth potential in future, so they are ready to pay higher prices for the stock. कंपनी की ROE है around 18% which is very good. Debt to equity is very small. कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पे नज़र डालें तो 10 ईयर्स की ग्रोथ आती है 21% की CAGR. 5 ईयर्स में कंपनी ने ग्रो किया है 32% के CAGR से, विच इज़ एन एक्सीलेंट ग्रोथ. प्रॉफिट्स की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में CAGR ग्रोथ है 31% एंड लास्ट 5 ईयर्स में 11% CAGR से कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं. एंड जैसा कि मैंने बोला, लास्ट कुछ सालों में प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुआ है. दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन वेयर कंपनी हैड टू सेटल अ लॉट ऑफ क्लेम्स. रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने 20% से ऊपर की ROE जनरेट की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, विच अगेन इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में 10% की ग्रोथ है, बट ऑफकोर्स लास्ट 1 ईयर में एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द रीजंस, कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं. बट एट द करेंट प्राइसेस एंड लुकिंग एट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी इज गिविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एड सम स्टॉक्स एट द करेंट लेवल एंड कीप ऑन एडिंग ऑन SIP बेसिस ऑन एवरी डिप. ओके, तो ये थी 7 टॉप ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट जिसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है. For your reference, I have also made a small case including these 7 stocks and the link is given in the description box. Please, if you liked today's video, please do not forget to like, subscribe the channel and click on the bell icon to receive notification on more such useful videos. Thanks for watching.